नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा बहुत निकट आ रही है और विशेषकर उत्तर प्रदेश पीसीएस को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन जो है यूपी करंट अफेयर्स का, क्योंकि अभी आपने रिसेंट एग्ज़ाम्स में देखे हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष यानी सामान्य ज्ञान तो पूछा ही जाता है, साथ में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी अब प्रमुखता से पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में। तो जैसा कि हम हर महीने इस सेगमेंट को लेकर आपके सामने आते हैं, तो आज जो है हम जनवरी 2024 का जो कुछ भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित विशेष घटनाक्रम है, जो विशेष समसामयिक घटनाक्रम है, उसको इस जो है लेक्चर में कवर करेंगे और सूचनात्मक या केवल ज्ञान के लिए जो चीज़ें हैं उनके अतिरिक्त आपके परीक्षा में यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है, इसको भी हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा जो फैक्ट है, उत्तर प्रदेश का अभी स्थापना दिवस मनाया गया। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 24 जनवरी 2024 को जो है मनाया गया। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया ही जाता है। ये उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है। लेकिन इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि इस बार हमने 75th यानी 75वां स्थापना दिवस मनाया है, इसलिए इसके बारे में आपसे जो है पूछा जा सकता है। और कभी आपसे यूपी दिवस या उत्तर प्रदेश दिवस पूछा जाए तो ये यूपी दिवस जो है 24 जनवरी का ही दिन होता है। ये उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाने की परंपरा है वो कब से शुरू हुई? तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2018 में सबसे पहले उस समय जो राज्यपाल महोदय थे राम नाईक जी, उन्होंने जो है शुरुआत की थी इस परंपरा की। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पे मीडिया के फॉलोअर्स के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब सबसे टॉप लिस्ट पे आ गए हैं। तो फॉलोअर्स के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं पूरे देश में। इंटरनेट मीडिया पर उनके पर्सनल अकाउंट के कुल 2.74 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ये आपको संख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हर पल बदलती है। ये जब ये न्यूज़ लिखी गई होगी ये तब की बात हो रही है, इससे ज़्यादा बढ़ भी गए होंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे सबसे लोकप्रिय राजनेता बन गए हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने अभी एक और उपलब्धि हासिल की है, जो भूजल योजना है, जिसको नाम दिया जाता है अटल भूजल योजना। इसकी जो नेशनल रैंकिंग जारी हुई है उसमें उत्तर प्रदेश राज्य पहले नंबर पे आया है। और ग्रामीण इलाकों में नल से जल पहुंचाने के लिए शुरू की गई हर घर नल से जल योजना के जरिए प्रदेश में पानी गाँव में पहुँच रहा है। साथ ही जल संरक्षण का कार्य भी इसके माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला प्रदेश है। जो अगर हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश में ही आए हैं। अभी हाल ही में 2023 की केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला प्रदेश हो गया है। 2022-23 जो है ये जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें प्रदेश में 31.8 करोड़ पर्यटक बाहर से आए थे। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी प्रयागराज अभी चर्चा में था, उसने एक टेक्निक ईजाद की है फेक वीडियो को पहचानने में, जैसे कि फेस वगैरह बदल कर या जो है एडिटिंग के माध्यम से फेक वीडियोस बना दिया जाता है, जिसको हम डीप फेक वीडियो के नाम से आजकल टेक्निकली जानते हैं। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम IIIT कहते हैं, जो प्रयागराज में है, इसके वैज्ञानिकों ने डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक तकनीक विकसित की है, जो डीप फेक और अश्लील वीडियो व फोटो सामग्री को चिन्हित करके उसके प्रसारण को रोक देता है, इस तरह के कंटेंट्स को ब्लॉक कर देता है। आगे चलते हैं। पद्म भूषण उस्ताद राशिद खान थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इस वजह से ही जो है ये आप पढ़ रहे हैं। और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश में इनका संबंध क्या है? उनके पैतृक गांव जो है बदायूं को कबूलपुरा में जो है इनको
जो है दफनाया गया, इनका अंतिम जो है जो रिचुअल्स होते हैं वो किए गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामपुर सहसवान संगीत घराने के नाम को रोशन किया था। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये किस घराने से संबंधित थे, तो रामपुर सहसवान संगीत घराने से ये रिलेटेड थे और इनको पद्म विभूषण दिया गया था। अगला है अयोध्या में भीष्म क्यूब। अब ये भीष्म क्यूब क्या है, पहले तो इसका भीष्म, क्योंकि जितने भी नाम जो है इधर पिछले 10 साल में सरकार के द्वारा रखे जा रहे हैं उनका एक फुल फॉर्म होता है, ये तो तय है। तो भीष्म का मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, मतलब इंग्लिश हिंदी सब कुछ जो है इसमें मिला हुआ है। तो ये अयोध्या में स्थित क्या है, एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है, यानी एक जो है मोबाइल अस्पताल है जो है जैसे एम्बुलेंस होती है उसी तरह का पूरा जो है मोबाइल अस्पताल है, जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवन रक्षक के रूप में उभर कर आया। भीष्म क्यूब को त्वरित प्रक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों तक के उपचार के लिए तैयार किया गया है। यानी ये एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ी ट्रेजेडी से निपटने में भी सक्षम है। अब इसकी बहुत सारी और विशेषताएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में भी हाल ही में 34 शिकारी पक्षियों की जो है प्रजातियों को खोजा गया है। तो ये जो है 34 प्रकार की जो शिकारी पक्षी हैं जिनको रैप्टर्स कहा जाता है विशेषकर, उनमें 6 गिद्ध, 7 तरह के उल्लू, 6 तरह की चील सहित और भी छोटी प्रजातियां हैं जो शिकारी पक्षियों में शामिल है। और ये सर्वेक्षण जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के शोधार्थियों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अयोध्या, चूंकि आज की डेट में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने वाला जो है एक सबसे बड़ा जो है धार्मिक टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन के उभरा है। तो इसी क्रम में अब अयोध्या में जितने भी देश हैं वो चाहते हैं कि उनका एक गेस्ट हाउस हो। जब भी उनके देश से कोई वहाँ पर आए यात्रा करने तो वो अपने गेस्ट हाउस में ठहरे। जैसे अगर आपने दिल्ली में सुना होगा तो वहाँ गुजरात हाउस भी है, यूपी भवन भी है, तो इस तरह से वहाँ भी सारे स्टेट्स के भवन बने हुए विशेषकर। तो इसी तरह से अयोध्या में जो है सभी कई देशों के और प्रदेशों के अतिथि गृह बनाने के लिए सरकार ने भूमि की मांग की गई है। अयोध्या में कई देशों और प्रदेशों के अतिथि गृह बनाए जाएंगे। इसके लिए नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया ने सरकार से ज़मीन की मांग की है। यानी ये सरकारें चाहती हैं कि यहाँ पर इनका जो है एक स्थायी अतिथि गृह या गेस्ट हाउस बने। तो ये जो है इस परियोजना के लिए इस टाउनशिप में 5-5 एकड़ जो है भूखंड आवंटित किए गए हैं और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वीवीआईपी गेस्ट हाउस जैसे जो है ये सब निर्माण वहाँ पर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खेल नीति को बनाने वाला और लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है पूरे देश में। तो उत्तर प्रदेश खेल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। इस नीति के तहत सरकार ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सभी विभाग में सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया है। संत कबीर नगर आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि कबीर जी की जो है नगरी के रूप में मशहूर है। यहाँ पर 9.93 करोड़ के निवेश के साथ में कई सारे पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। अब ये खबर या ये फैक्ट बताने का मतलब यही है कि आप देख रहे हैं आजकल जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें जो है जो पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, टूरिस्ट प्लेसेज हैं उत्तर प्रदेश के, वो ऐसे ऐसे भी पूछे जा रहे हैं जिनका यूपी स्तर पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। वो किसी एक ज़िले में लोकलाइज्ड हैं, वहाँ के लिए जो है ज़रूर वो महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरे प्रदेश में वो चर्चा में नहीं रहते हैं। इसलिए अब आपको आगे से सतर्क होकर इन सब चीज़ों को देखना है कि जब भी कोई आप इस तरह का किसी ज़िले या पर्टिकुलर पर्यटन स्थल देखें तो उसको ज़रूर याद कर लें। तो यहाँ पर जो है आपको जो बताना है, एक तो कठिनैया नदी यहाँ से बहती है। कठिनैया नदी हो सकता है नाम ही ना सुना हो बहुत लोगों ने, जो उस क्षेत्र के हैं उनको पता होगा। तो कठिनैया नदी है, उसके तट पर एक आश्रम है बाबा लक्ष्मीदास कुटी। तो ये एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित
जो है इसको किया जाएगा। कल को आपको पेपर में कभी पूछा जा सकता है कि बाबा लक्ष्मीदास कुटी कहाँ पर है, तो आप जो है बता सकते हैं कि संत कबीर नगर जिले में ये स्थित है। ये पावन स्थल जनपद संत कबीर नगर में नगर पंचायत हरिहरपुर के निकट कठनैया नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ललितपुर में आप जानते हैं कि ड्रग पार्क बन रहा है और उसका नाम दिया गया है बल्क ड्रग पार्क। हालांकि 2-3 जगहों पे और भी सैंक्शन हुआ है, लेकिन ये सबसे पहला ड्रग पार्क होगा उत्तर प्रदेश का और ये सबसे बड़ा होगा, इसलिए ये चर्चा में है और ये वर्ल्ड लेवल का होगा, विश्व स्तरीय होगा। ललितपुर के 5 गांवों के जो है 1472 एकड़ फैले, मतलब ये चीज़ें आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या विस्तार है, लेकिन ये समझ लीजिए कि फेज 1 में ही ये इतना बड़ा होगा कि इसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। उसके बाद जो है फेज 2 फेज 3 भी आएगा और यहाँ पर प्रमुख रूप से जेनेरिक दवाओं का उत्पादन होगा, जिससे आम जनता को कम पैसे खर्च करके जो है सारी दवाइयाँ मिल सकें। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी, खोला जाएगा। बस इतना ही आप याद रख लीजिए तो बहुत जो है आपके लिए है। इसके माध्यम से हिंदू धर्म संस्कृति में वैज्ञानिक आधार को लेकर शोध करना, यानी ये रिसर्च के लिए बेसिकली खुल रहा है। अगला हम देखते हैं। रैपिड रोड रेल कार्य के लिए 16,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने अभी हाल ही में 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि अमाउंट क्या है, क्योंकि ये अमाउंट जो है बड़ा अमाउंट है, जिसका उद्देश्य है कि कई क्षेत्र में हवाई अड्डों का निर्बाध रूप से जोड़ना है। यानी जहाँ जहाँ भी हवाई अड्डे हैं उनकी आपस में एक दूसरे से रेल द्वारा भी कनेक्टिविटी हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC इस कॉरिडोर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे मार्च 2024 तक अंतिम रूप जो है दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित होगा। तो अब इस तरह के थोड़े से यूनिक क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थापित होगा? लखनऊ में होगा, आपको ये याद रखना है। तो ये किससे संबंधित है? मिलिंग का मतलब वही जो है मिल, जिसको आप समझते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जो है लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिलिंग टेक्नोलॉजी शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा? सभी मोटे अनाजों के प्रसंस्करण की से जुड़ी तकनीक के विकास पर कार्य करने के साथ बड़े पैमाने पर युवाओं को मिलिंग क्षेत्र के लिए तैयार किया जाएगा। देश में अभी तक सिर्फ एक मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान है, ये भी याद रखिएगा। आपसे जो है इस तरह के भी बियर फैक्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। वो जो है मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है, जिसको कहा जाता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यानी इसके अंदर ये स्थापित है। अगला, उद्यमी नवीन को मिलेगा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले 2 विभूतियों को उत्तर प्रदेश दिवस पर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अब तो जो है ये बीत गया है। तो चंद्रयान मिशन में अहम भूमिका निभाने वाली डॉक्टर करिधल श्रीवास्तव व कानपुर के उद्यमी नवीन तिवारी जी को जो है इसके लिए चयनित किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, चूंकि एक बड़ा सम्मान है, कम लोगों को मिल रहा है, 2 लोगों को ही मिल रहा है, तो आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। तो जो ये गरीबी वाला जो सूचकांक अभी जारी हुआ था, जिसका नाम दिया गया था, पहली चीज तो जारीकर्ता के लिए ध्यान रखिए कौन है। नीति आयोग का एक डिस्कशन पेपर लॉन्च हुआ है या पब्लिश हुआ है, जिसका नाम दिया गया है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06। तो इसमें यह खुलासा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। और ये गरीबी कौन सी होती है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा,
9.4 आपको जो है ये संख्या याद रखनी है। 5.94 करोड़ लोग बाहर आए हैं। और अगर कंपैरेटिव डाटा आपको याद रखना हो, जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, तो 13-14 में 42.59% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। अब 22-23 में आकर ये आंकड़ा जो है 17.40 रह गया। तो कोई आपसे अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने लोग या कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 17.4% लोग जो है पूरी आबादी के उत्तर प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये आंकड़ा भी कोई बहुत सेटिस्फाइंग आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि 9 वर्षों में अगर ये वास्तव में ऐसा हुआ है तो ये सराहनीय पहल है। और इसमें ही एक प्रोजेक्शन किया गया है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की दुगुनी हो चुकी है। तो अभी हाल ही में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर जो परेड निकली थी, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को द्वितीय पुरस्कार मिला है। ये आपसे पूछा जा सकता है। विकसित भारत समृद्ध भारत थीम पर यह झांकी बनाई गई थी। प्रदेश की झांकी को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो झांकी थी वो अयोध्या में जो अभी नवनिर्मित राम मंदिर है, इसकी थीम पर जो है इसका सजाया गया था। और झांकी में ऋषि मुनियों के साथ सनातन परंपरा व महाकुंभ का आयोजन जो है चित्रित था। इसमें रैपिड रेल ब्रह्मोस मिसाइल के प्रदर्शन तकनीक का भी दृश्य था। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में प्रशांत कुमार जी उत्तर प्रदेश के चौथे कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनको कार्यवाहक बनाया गया है, इसलिए कभी भी कोई जो है फुल टाइम वाला भी आ सकता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं उससे पहले इस फैक्ट को एक बार चेक जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022। तो अभी हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन पर राज्यों की एक रैंकिंग का चौथा संस्करण जो है जारी किया है, 4th एडिशन। अब इसमें क्या निकला है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 श्रेणियों में उसको वर्गीकृत कर दिया गया था। एक तो बेस्ट परफॉर्मर थे, टॉप परफॉर्मर थे, लीडर, एस्पायरिंग लीडर, इमर्जिंग इकोसिस्टम। श्रेणी ए जो है ये आपको समझ लीजिए नेशनल करंट अफेयर्स भी यहाँ से आपका कवर हो रहा है। श्रेणी ए जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक थी, और श्रेणी बी वाले ऐसे राज्य थे जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम थी। अब यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो बेस्ट परफॉर्मर क्या हैं? कई सारे हैं, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और उधर श्रेणी बी में अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है। टॉप परफॉर्मर तो आपको पूरी लिस्ट जो है चाहे याद रहे ना रहे, लीडर में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश भी लीडर राज्यों में शामिल है। और बाकी इधर जो है मतलब अगर श्रेणी 1 के राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है लीडर श्रेणी में है। यही आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि श्रेणी 1 के राज्यों में उत्तर प्रदेश लीडर श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय अंतरिम बजट में उत्तर प्रदेश को 2.18 लाख जो है रुपए मिले हैं। और ये लाख करोड़ है, यहाँ करोड़ लिखना भूल गए हैं, नीचे हालांकि लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से वित्तीय वर्ष 24-25 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 2.18 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ये वित्तीय वर्ष 23-24 में उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में मिलने वाली हिस्सेदारी का जो है से 20,681.79 करोड़ रुपए अधिक है। मोटा मोटा बस आप फिगर याद रख लीजिए, इतना पर्याप्त है। प्रदेश में 4.42 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश जो है प्राप्त हुआ है। तो ये किन सोर्सेज से आया है? ये 6 वर्षों का पूरा डेटा है, जिसमें बताया गया है कि 4,41,850 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश उत्तर प्रदेश को पिछले 6 वर्षों में प्राप्त हुआ है। और इसमें जो है ये जो है किसने जारी किया है? COOI ने
और MSME निर्यात संवर्धन परिषद ने, इन सब ने मिलकर जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस अध्ययन में बताया है कि 18-19 और 22-23 के बीच, ये कुल 6 साल का अंतराल है, उत्तर प्रदेश को 4.41 लाख करोड़ रुपए जो है नया निवेश प्राप्त हुआ है। MSME के लिए उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। ये भी एक उपलब्धि, अगर आप खाली हेडिंग भी याद रखेंगे तो इतना पर्याप्त है। हालांकि अब इसमें बताया गया है कि किसने किसने अध्ययन किया क्या है। तो देश में कुल पंजीकृत जो MSME है उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी, ये आपसे पूछा जा सकता है, कितने परसेंट है? 9% है, जितना पूरे देश में पंजीकृत मध्यम लघु उद्योग हैं उनमें से, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग। इनमें से 17.2% हिस्सेदारी के साथ 38.09 लाख से महाराष्ट्र से थे, यानी महाराष्ट्र इसमें क्या है? टॉप है। और उसके बाद तमिलनाडु जो है 10% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पे है, और अपना उत्तर प्रदेश जो है तीसरे नंबर पे है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में PCS परीक्षा का जो है फाइनल रिजल्ट आया था, तो 2023 वाले का। तो जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत अभ्युदय कोचिंग्स चलती हैं, उसमें पढ़ने वाले 19 अभ्यर्थियों का चयन PCS 2023 में हुआ था। कानपुर में GSVM यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी एक ब्लॉक जो है बनाया गया है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने किया। और सुपर स्पेशलिटी विभाग 12 विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें जो है सारी जो है मल्टी फंक्शनल और मल्टी स्पेशलिटी यूनिट्स शामिल हैं। अब पूरा बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल है कि इसमें क्या क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। कानपुर में याद रखना है कि ये GSVM मेडिकल कॉलेज में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो अभी जो है जो गणतंत्र दिवस के पहले जो सम्मान घोषित किए गए थे, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश के 12 व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि ये तो बहुत लंबी लिस्ट होती है। तो कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए खलील अहमद, सुरेंद्र मोहन मिश्र, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, नसीम बानो, बाबू राम को, और विज्ञान एवं अभियंत्रिकी के क्षेत्र में रामचेत चौधरी, चिकित्सा के क्षेत्र के लिए RK धीमान व राधेश्याम पारिक, साहित्य के लिए राजा राम जैन, नवजीवन रस्तोगी, खेल के लिए गौरव खन्ना को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। अगर याद कर पाए तो याद कर लीजिए, क्योंकि कौन किस क्षेत्र से जुड़ा है उत्तर प्रदेश का, ये जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पहले खेलो इंडिया यूथ जो है जो योजना है, उसमें ये घोषणा की गई थी हर जिले में एक यूथ के लिए खेलो इंडिया केंद्र बनेगा। अब जो है एक नई घोषणा की प्रदेश सरकार ने कि उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो भारत सरकार के हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर हर ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता पारुल चौधरी जो है डिप्टी SP हैं, एशियाई खेल में उनको जो है डिप्टी SP का पद दिया गया है। मतलब वो एशियाई खेल में पदक विजेता है, उनको सरकार ने सीधे डिप्टी SP जो है बना दिया है, उनको पुरस्कृत किया है। और इनके बारे में एक और खास बात याद रखिएगा कि पारुल चौधरी उत्तर प्रदेश की एक भारतीय एथलीट हैं जो 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपल चेज में जो है हासिल है, और महिलाओं की 3000 मीटर में 9 मिनट में से भी कम समय में पूरा करने वाली पहली भारतीय धावक हैं ये। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ईडा, UPSIDA, UPEIDA के विस्तार के लिए 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो ये सभी संस्थाओं का आप नाम सुनते होंगे, अगर नहीं पता है तो फुल फॉर्म जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को ईडा कहते हैं, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को UPSIDA कहते हैं, और यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को UPEIDA कहते हैं।
तो इन सब के जो है इनमें औद्योगिक निकायों और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार ने भी हाल ही में 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और इसमें अगला जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लेवल से पुरस्कार दिए हैं। इसमें कुल 22 विभूतियों को शामिल किया है जो खेल, कला व संस्कृति के क्षेत्र से हैं। तो शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले अखिल श्यारोण और हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को सामान्य वर्ग में 22-23 का लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण पुरस्कार एक बड़ा पुरस्कार है सरकार का। और इसी तरह से पैरा वर्ग में पैरा एथलीट अजीत सिंह को लक्ष्मण पुरस्कार से प्रदान किया गया है। बाकी बहुत सारी विभूतियों को जो है किया गया, लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये पूरा जो है लिस्ट है, अगर आप चाहें तो उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी ने उत्तर प्रदेश को दी 50 ई बसें, और ये ई बसें कहाँ चलाई गई? सबसे पहले अयोध्या में चलाई गई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शून्य कार्बनिक सार्वजनिक गतिशीलता पहल के तहत अयोध्या धाम बस स्टैंड से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रमुख इलेक्ट्रिकल बस निर्माता कंपनी पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी ने उत्तर प्रदेश में 50 ई बसों की डिलीवरी सबसे पहले की है, पहली खेप में, जिनका उपयोग अभी हाल ही में अयोध्या में किया जा रहा है। आगे, ओडीओपी में अभूतपूर्व कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को अभी हाल ही में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह पुरस्कार प्रदान किया। और उत्तर प्रदेश में जो है एमएसएमई के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं प्रांजल यादव जी, उन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। जनपद श्रेणी में अगर देखें तो बांदा शहर जो पत्थर कला जहाँ की जो है मशहूर है, ओडीओपी में भी आती है उनको जो है पुरस्कृत किया गया। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। संख्या चाहे याद रहे ना रहे, बस प्रथम है, ये याद रखिएगा। 4.85 करोड़ आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं। इसके बाद आता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। सबसे अधिक रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? 16 साइटें, जो अभी के लिए जो है लेटेस्ट डाटा है। और जब कभी आप एग्ज़ाम में जाएं तो उससे पहले इन सब डेटा को एक बार फिर से चेक कर लिया करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से बदलती हैं। तो अभी आज की स्थिति के अनुसार रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। हो सकता है कुछ दिनों में जो है कुछ और रामसर साइट्स जुड़ जाएं इस लिस्ट में। और हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत ने 5 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में नामित किया है, जिसमें इनकी संख्या मौजूदा अब 75 से बढ़ के 80 हो गई है। तो आज की स्थिति में ये 80 कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में इंडियन ग्रे वुल्फ जो बहुत कम देखा जाता था, अभी हाल ही में ये उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में की सीमा में देखा गया है। चंबल में कुत्तों के पदचिन्हों को मैप करने के लिए वर्ष 1997 से 2000 के बीच चलाए गए ऑपरेशन भेड़िया के दौरान आखिरी बार देखे जाने की सूचना इसके बारे में मिली थी। और इसका जो है इंडियन ग्रे वुल्फ जो है, इसका अगर साइंटिफिक नेम देखेंगे, जूलॉजिकल नाम देखेंगे तो कैनिस ल्यूपस पलिस्प है। और इसके अगर संरक्षण की स्थिति की बात करेंगे तो IUCN की श्रेणी में कम चिंतनीय के श्रेणी में इसको शामिल किया जाता है। तो मित्रों, इस तरह से आज हमने जनवरी का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था उसको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। और 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें नोट्स बनाने की या ऐसी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। वीडियो का रिवीजन ही कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा, आपको सारे तथ्य याद हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले अन्य वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।